नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर दीपांजलि देशमुख में है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ प्रेरणा हॉस्पिटल 7 हिल्स औरंगाबाद में। एंड टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे 24th May, I would like to talk to you about the schizophrenia. दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड बीमारी in the psychiatry. Most important thing that I would like to share about this illness, that it is a illness of the brain. It is disorder of the brain. ये आपके मस्तिष्क की बीमारी है. Even though इसे एक disease कहा जाता है, but actually it is a group of various symptoms. And ये आसपास 100 में से एटलीस्ट एक इंसान को अभी भी है. इसका प्रिवेलेंस 1% है. That means कि 100 में से एक इंसान अभी भी is suffering from this particular illness. ये बीमारी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बीमारी हमारे विचारों की है और ये शुरू होती है हमारे लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में. मतलब वो टाइम जिसमें हम एक्चुअल में हमारे जिंदगी के इम्पोर्टेंट फेस ले रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा करियर चूज करना है या फिर करियर में कुछ भी नए इनोवेशंस करने होते हैं. उस समय ये बीमारी अफेक्ट करती है और फिर जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे ये हमारे कॉग्निशन को और अफेक्ट करने लगती है. तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं ये हमें जानना जरूरी है, ताकि हम लोग इन लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानें अपने आप में या किसी और में, और जल्द से जल्द उन लक्षणों को कम करने में पर्टिकुलर मदद ले सके. जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे दिमाग से रिलेटेड बीमारी है और ये हमारे जिंदगी के अलग अलग एरियाज को अफेक्ट करती है. जैसे जो एरिया हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, या फिर परसेप्चुअल प्रोसेसेस, जैसे सारी दुनिया को हम महसूस करते हैं वो हमारे 5 सेंसेस से. वो 5 सेंसेस हमारे परसेप्चुअल ऑर्गन्स हैं और उन हमारे परसेप्शन को भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है. एंड ऑल्सो इट कैन अफेक्ट टू अवर थॉट प्रोसेस. हम लोग अभी 1 by 1 जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो देखेंगे. जैसे मैं आपको कहूंगी कि स्किज़ोफ्रेनिया का हर एक पेशेंट एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स के साथ आता है. इट हैज अ वैरिड रेंज ऑफ सिम्टम्स, बट स्टिल कौन से सिम्टम्स आने के बाद आप वो पर्टिकुलर पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है ये कह सकते हो, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग देखेंगे कुछ एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिन्हें डेल्यूजन्स कहा जाता है. व्हाट इज डेल्यूजन? अगर हम उसके डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स फिक्स्ड फॉल्स फॉर्म बिलीफ which is out of keeping with the person's socio-cultural background and it persists despite of giving contrary evidence. मतलब एक ऐसी धारणा, एक ऐसा बिलीफ जो मुझे लगता है कि 100% सही है, मेरे पास कितने भी मुझे सबूत दिए जाए कि ये जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो सही नहीं है, फिर भी मैं उस चीज को नहीं मानूंगी. आई विल रिफ्यूट ऑल दोज एविडेंसेस. एंड मेरा जो एक्चुअल सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, मैं जिस तरीके से बिहेव करती हूँ रूटीनली, उससे वो मैच नहीं करता. ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग कि मुझे ऐसा लग सकता है कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उन्हें पहले से ही मेरे थॉट्स पता चल रहे हैं, या मैं टीवी देखते हुए मुझे लग सकता है कि टीवी से मुझे कोई मैसेजेस आ रहे हैं, और मुझे कितना भी समझाया जाए मेरे दिमाग में जो धारणा है वो 100% मेरे लिए वो सच रहेगी. सो हम लोग अभी कौन से डेल्यूजन के टाइप्स हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे. डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें जो मेन थीम होती है लोग मेरे खिलाफ है. तो इट कैन बी अबाउट फैमिली मेंबर्स, घर के लोग मेरे खिलाफ है. मैंने ऐसे काफी सारे मरीज देखे हैं जो कहते हैं कि घर के लोग उनके खाने में कुछ मिला देते हैं एंड उनको घर का खाना चलता नहीं. देयर आर सम पीपल के जो सिर्फ पानी और बिस्किट्स पे रहते हैं, सो दैट जो उनको लग रहा है कि मेरे खाने में घर वाले जहर मिलाते हैं, वो वाली चीज को उनको फेस ना करना पड़े. कुछ लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता है कि उनके ऑफिस के लोग उनके खिलाफ है. सो मेन थीम जो होती है इसमें पैरानोनिया और परसिक्यूशन, कि लोग मेरे खिलाफ है, मुझे कुछ कर देंगे. उसकी वजह से ये पेशेंट हमेशा डरे से, फियरफुल, सहमे से रहते हैं. उन्हें डिफिकल्टी होती है किसी पे विश्वास करने में, और ये पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है या जनरलाइज भी हो सकता है. देन रेफरेंशियल, सब लोग मेरे बारे में बात करते हैं.
सो ऐसे टाइम पे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। कभी कभी तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई उनको जानता भी नहीं हो, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, एंड उसकी वजह से उनको काफी परेशानी होती है, वो काफी डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि टेलीविजन से कोई स्पेशल मैसेजेस उनको दिए जा रहे हैं, मतलब अगर एड चल रही है तो एड में से भी कोई स्पेशल मैसेज उनके लिए स्पेशली कन्वे किया गया है। कुछ लोगों को ग्रैंडियोसिटी के डेल्यूजन हो सकते हैं कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, मैं कोई स्पेशल हूँ, मैं भगवान का स्पेशल भक्त हूँ, या मैं भगवान का अवतार हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी वजह से कभी कभी पेशेंट्स बहुत ज्यादा खर्चे कर देना, या फिर खुद की पावर को ओवर एस्टिमेट करना, इस तरीके के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ग्रैंडियोसिटी के डेल्यूजन हमें मेनिया की बीमारी में भी दिखते हैं। और एक टाइप के डेल्यूजन जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ये जनरली पार्टनर्स के साथ देखा जाता है कि पति को पत्नी के बारे में या पत्नी को पति के बारे में कि इस व्यक्ति का बाहर कुछ अफेयर चल रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ फेथफुल नहीं है, ये स्ट्रांगली उनको लगता है। इसके अलावा डेल्यूजन्स कई तरीके के हो सकते हैं। कोई भी बिलीफ जो एक्चुअल में सच नहीं है, बट मुझे या हमारे पेशेंट को 100% वो लगता है कि नहीं यही सच है, उसे डेल्यूजन कहा जा सकता है। कोई बड़ी बीमारी होने का डेल्यूजन, वो भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। मेरे दिमाग से मेरे थॉट को निकाल लिया जा रहा है, उसका डेल्यूजन। मेरे थॉट सब लोगों को समझ रहे हैं, जैसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहा जा सकता है। इस तरीके के अनेक धारणाएं पेशेंट्स को होती हैं और उनके लिए वो 100% सच होती है। देन सेकेंड चीज हमने देखा था परसेप्शन। हम दुनिया को हमारे सेंसेस के थ्रू जीते हैं। तो इस बीमारी में कैसा होता है कि जो एक्चुअल सेंसरी ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बहुत ज्यादा हमको ये बताते हैं कि उनको कोई आवाजें सुनाई देती है। आवाजें जानी पहचानी हो सकती है, अनजानी हो सकती है, किसी भी प्रकार की। बट जब वो आवाजें ये सुनती है तो वो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है, वो किसी और को सुनाई नहीं देती। अगर ये पेशेंट किसी ईएनटी के डॉक्टर के पास जाए तो उनके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके ब्रेन में है, जहाँ ये आवाजें एनालाइज होकर उनको मीनिंग दी जाती है। सो इवन तो बाहर कुछ नहीं है, बट पेशेंट को वो फील हो रहा है, वो सेंसरी मोडालिटी इन्वॉल्व हो रही है। इस प्रोसेस को हेलुसिनेशन कहा जाता है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो स्किज़ोफ्रेनिया में सुनाई देते हैं वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं, एंड कभी कभी ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, जैसे कमांड हेलुसिनेशन, जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट खुद को या दूसरों को भी नुकसान कर लेते हैं। ऐसी आवाजें पेशेंट को सुनाई देती हैं। कभी कभी पेशेंट को ऐसी चीजें दिखती हैं जो है नहीं, और पेशेंट को लगता है कि वो वहां पे है। ये सेंसरी इनपुट के बारे में भी हो सकता है कि मतलब ऐसा महसूस होना कि त्वचा पे कुछ कीड़े चल रहे हैं, या कुछ अलग तरीके के बात। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो आप स्किज़ोफ्रेनिया में देखेंगे वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो गए। उसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया में क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन, इसमें का फर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। पेशेंट को काफी सारे थॉट्स एक साथ आएंगे, उनको कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी होगी, और उनको अलग अलग तरीके के भावनाएं और जो अनुभव है जो एक्चुअली नहीं है वो महसूस होंगे। एक तीसरे टाइप के जो लक्षण इसमें देखे जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच। मतलब देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हम लोग एक ग्रामेटिकल वे में वो बात करते हैं, हमारे स्पीच को एक स्ट्रक्चर होता है। मैं जब आपसे कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसका मीनिंग आपको पता चले। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, उसके नेक्स्ट सेंटेंस का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, सो दैट हम लोग एक मीनिंग उसमें से कन्वे कर सके। बट इन केस ऑफ डिसऑर्गेनाइज स्पीच, पेशेंट ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशन वो डिफिकल्ट हो जाता है। पेशेंट के दिमाग में अनगिनत थॉट्स आते हैं एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। कभी कभी वो वर्ड की मीनिंग अपनी मतलब से अपने तरीके के नए नए वर्ड्स बना लेते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिज्म कहा जाता है। और सुनने वाले के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली उन्हें क्या कन्वे करना है, और वो भी हमें बता नहीं पाते क्योंकि उनके दिमाग में अनगिनत ख्याल, और वो भी नॉन रिलेटेड टू ईच अदर, इस तरीके के ख्याल आते रहते हैं। सेम वे में डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी हो सकता है। ओके, जैसे ये पेशेंट्स कभी कभी इनको देखा जाता है कि मुंह के मुंह में बड़बड़ाते हैं, कभी कभी बेवजह हंसते हैं।
अब ये मुँह के मुँह में बड़बड़ाना, बेवजह हँसना, कभी-कभी इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी हैलुसिनेशंस भी हो सकता है कि पेशेंट को कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है एंड वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है? खुद का ख़्याल ना रखना, जिस तरीके से वो पहले नहाते थे और खुद को अच्छी तरह से ग्रूम करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, वो बंद कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स कभी-कभी घर छोड़ के चले जाते हैं। हमने रास्तों पे, रेलवे स्टेशन पे काफ़ी ऐसे लोग देखे होते हैं कि जो बिल्कुल खुद का ध्यान नहीं रख रहे और इधर-उधर घूम रहे हैं। कभी-कभी वो हँसते हैं, अकेले में बातें करते हैं। ये सब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का एक स्पेशल टाइप है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें सारा बिहेवियर जो है आपका, उसमें कमी आ सकती है। इसमें हाँ, कभी-कभी देखा जाता है कि पेशेंट कोई स्पेसिफिक पोस्चर्स मेंटेन करते हैं, वो भी अनकंफर्टेबल पोस्चर, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वो उस पोस्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसमें इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया जैसे फिनोमेना देखे जा सकते हैं, जिसमें पेशेंट जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, या आपके जो कुछ भी आप बिहेव कर रहे हो, उसी तरीके से आप वो बिहेव करते हैं। इस तरीके से बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, ये भी सारे लक्षण इन पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। एक अनदर ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स है जिसमें जो पहले पेशेंट करते थे अच्छी तरह से, वो कम हो जाता है। जैसे पेशेंट विथड्रॉन रहने लगते हैं। आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह पे कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। उनको खुद को छोड़ के उनको आसपास कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जब हम लोग जैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं, कुछ अच्छी बात सुनी तो हम उसके बाद उसको हंसते हैं, कोई बुरी बात हुई तो हम रोते हैं। बट इन पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई वो भी कम हो जाता है। ठीक है? कुछ लोगों का कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। अगर बच्चे हैं तो उनका कभी-कभी स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस कम होना, ये फर्स्ट सिम्पटम भी होता है कि जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ब्राइट चिल्ड्रन थे, एकदम से उनका धीरे-धीरे उनका परफॉर्मेंस कम हो जाना, उनका ध्यान नहीं लगना, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के शुरू के लक्षण हो सकते हैं। देन जैसे मैंने आपको कहा कि गुस्सा एकदम बढ़ जाना, देन अगर पेशेंट की छोटी-सी बात के लिए पेशेंट चीज़ें तोड़-फोड़ कर सकते हैं, पत्थर मारना, ये भी सारी चीज़ें हो सकते हैं। ये पेशेंट्स खुद को नुकसान करने का भी कभी-कभी प्रयास कर सकते हैं। देयर इज़ अ इंक्रीज़ रिस्क ऑफ सुसाइड इन पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो फैमिली मेंबर्स को इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी-कभी अगर उनके दिमाग में वो शक है कि ये मेरे खिलाफ है, ये मुझे कुछ कर देंगे, तो वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है, उनके मूड्स स्टेबल नहीं रहते, कभी बहुत अच्छे हैं, कभी बहुत बुरे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। अब ये लक्षण ऐसा नहीं है कि अभी ये आज लक्षण दिखे तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया का लेबल लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए ड्यूरेशन का क्राइटेरिया है, कम से कम 30 दिन तक तो ये सिम्पटम्स रहने चाहिए। सिर्फ़ एक ही लक्षण है, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं कहा जाता। एटलीस्ट ये जो सारे सिम्पटम के हमने ग्रुप देखे, उसमें से 2 सिम्पटम्स तो होने चाहिए, ये सिम्पटम्स रेगुलरली होने चाहिए। और कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, जैसे कि ये कहीं किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा है। कहीं-कहीं दिमाग की और बीमारियाँ होती हैं, उसमें भी आपको ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो या दिमाग के कोई इन्फेक्शन, उनको रूल आउट करना होता है। कभी अगर कुछ लोग कुछ सब्सटेंस लेते हैं, मतलब जैसे शराब, कोकेन, उसकी वजह से भी ये लक्षण दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में देख के, उनका सबका पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेके, एक पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है या नहीं, ये हम लोग तय करते हैं। ये हम ब्रीफ में हमने कुछ सिम्पटम्स देखे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ये जो है